हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज की सीरीज में मैं पार्ट 4 लेकर आई हूं। ये भी क्वेश्चंस क्लिनिकल बेस्ड होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि पिछली वीडियो और आगे आने वाली वीडियो भी आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियोस और क्वेश्चंस को आप मिस ना करें। Question number 1. Team leader has assigned one patient, Mr. Ramesh, who is on airborne precaution, to Nurse Ruby in her evening shift. As an assigned nurse to this patient, which action done by the nurse indicates her poor understanding related to an airborne precaution? And the options are: use of N95 while providing care to the patient, use of surgical mask in order to protect herself from infection, strict hand hygiene maintained by her nurse, patient should be placed in a negative pressure room. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, यूज ऑफ सर्जिकल मास्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन। इसमें एयरबोर्न इन्फेक्शन की बात की हुई है, तो यूज ऑफ N95 वुड बी बेटर देन यूज ऑफ सर्जिकल मास्क। जब पेशेंट एयरबोर्न प्रिकॉशंस पर है तो डेफिनेटली N95 मास्क यूज करना होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। And strict hand hygiene, obviously hand hygiene is always required for a patient care. Then patient should be placed in negative, this is also correct. So use of surgical mask is not appropriate in this situation. Going to the next question. Question number 2. The patient is admitted as a case of Haemophilus influenza type B. The nurse in charge understands that in addition to the standard precautions, the nurse would initiate which type of transmission based precaution for this patient? And the options are: isolation precaution, airborne precaution, droplet precaution या contact precaution. तो सबसे पहले समझ लेते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ये हिप वैक्सीन जो हमें दिया जाता है, जो चिल्ड्रन में दिया जाता है, वो इसी वायरस बैक्टीरिया के लिए होता है। एंड ये जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, वो सच एज मैनेजाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। देन ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शंस भी इसी से होते हैं, न्यूमोनिया, आर्थराइटिस और बहुत सारे ऐसे डेडली इन्फेक्शंस हैं जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया से होते हैं। तो इसके जो प्रिकॉशंस, उसमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। तो हमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिकॉशंस को इनिशिएट करना होगा। तो आंसर इज Answer C, droplet precautions. Question number 3. The doctor has planned the dietitian referral for the assigned patient who is on NG tube feeding. The assigned nurse has informed the dietitian and booked the 3 p.m. slot. The dietitian came and changed the current nutritional requirement of the patient. After the dietitian referral, the nurse read the orders given by the dietitian to increase the rate of the patient's NG feeding. Which of the following orders should the nurse question? हमारे पास options हैं: advance the tube feeding rate by 100 ml per hour every 8 to 12 hours to target rate of 250 ml per hour over 12 hours. Increase by 50 ml per feeding per day until total volume is achieved to meet the patient's caloric needs according to dietitian's referral. Now C is strictly monitor the intake and output of the patient, and D is none of these. पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। अगर डॉक्टर्स ऑर्डर मॉर्निंग में लिखा गया है, तो अगर डाइटिशियन जो है इवनिंग में विजिट करके जो पूरे दिन का इनटेक है उसको कवर करने के लिए कुछ ही घंटों में फीड इंक्रीज करती हैं, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि एनजी ट्यूब फीडिंग के लिए हम एकदम से पेशेंट को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज पेशेंट रीफीडिंग सिंड्रोम और इंटॉलरेंस टू रैपिड फीडिंग में चला जाएगा। तो इसको हम वी शुड अवॉइड दिस केस एंड द नर्स शुड डेफिनेटली क्वेश्चन अबाउट इट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एडवांस द ट्यूब फीडिंग रेट बाय 100 ml पर आवर एवरी 8 to 12 hours to target rate of 250 ml per hour over 12 hours, which is too much. तो ये ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन को जो नर्स है उनको जरूर क्वेश्चन करना चाहिए कि टू अवॉइड द ओवरलोड ऑफ एनजी ट्यूब फीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The nurse is inserting an intervelling urinary catheter into a male patient admitted in medicine ward with the complaint of urinary incontinence. The nurse has inserted the tip of the catheter into the urethra. Immediately, the urine begins to flow into the tubing. At what point should the nurse inflate the balloon? Options are: soon after urine begins to flow into the catheter, inflate the balloon, position the client in a Fowler's position. Advance the urinary catheter till the bifurcation point and then inflate the balloon. Then C is insert the catheter 2.5 to 3 centimeter, then inflate the balloon. And D is before inserting the catheter, inflate the balloon. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है इधर. एडवांस द यूरिनरी कैथेटर टिल द बाइफर्केशन पॉइंट एंड देन इन्फ्लेट द बलून. तो आई एम श्योर एवरीबडी नो अबाउट दिस or everybody is aware about the urinary catheters. Now going for the next question. In developing a care plan for a patient with advanced AIDS and impaired memory due to neurological changes, what should the nurse prioritize as the most appropriate, most important aspect of the care? And the options are: maintain safe patient environment, provide a quiet, non-stressful environment to avoid overstimulation, stimulation, and C is use memory cues such as cloaks to provide to promote orientation. And the last one is provide written instructions of directions to promote orientation. And the correct answer is maintain a safe patient environment. अगर पेशेंट न्यूरोलॉजिकली अफेक्टेड है, न्यूरोलॉजिकली चेंजेस हो चुके हैं पेशेंट में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स इज टू मेंटेन सेफ, क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट. Question number 6. A 30-year-old female present to the ED department with hyperventilation. Initially, her respiration is 27 breaths per minute and oxygen saturation is 100% on room air. She complains of difficulty breathing and experiences cramping in the hands and feet. The patient denies any history of trauma, medical past history, or any drug use. After auscultation of her chest reveals clear breath sounds bilaterally. A subsequent chest X-ray reveals no abnormalities. After reassessment, the patient reports improved breathing with respiratory rate of 14 breaths per minute and an oxygen saturation of 100% of room air. What is the most likely cause of the patient symptoms? तो अगर क्वेश्चन को दोबारा देखा जाए तो जो फीमेल है, एक यंग फीमेल है, उसके बाद शी इज हाइपर वेंटिलेटेड. मतलब वो अपनी जो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करने के लिए उसकी जो ब्रीथिंग है काफी शैलो हो चुकी है बट रैपिड हो चुकी है और उसकी तो हर ऑक्सीजन सैचुरेशन इज अगेन 100% एंड ऑन रूम एयर. तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो फर्स्ट इज न्यूमोथोरेक्स, देन hemoneumothorax, then pleural effusion, and then anxiety attack. तो जो आफ्टर ऑस्कल्टेशन ऑल्सो वो उसके चेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आई है और उसका जो चेस्ट एक्सरे है वो भी कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं लेकर आया है और पेशेंट ऑल्सो इम्प्रूव्स आफ्टर सम टाइम. तो अगर देखा जाए तो इन ऑप्शंस में से मुझे लास्ट वन ही करेक्ट लग रहा है जो ऑप्शन डी है हमारा, एंजाइटी अटैक. तो पेशेंट को सिर्फ एंजाइटी अटैक हुआ है, उसको कोई अदरवाइज कोई किसी और चीज का सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है. Now going question number 7. A 24-year-old burn patient weighing 60 kg presents with involvement of face, neck, anterior chest wall and abdominal wall and both arms, circumferential burns. Then calculate the fluid to be given in first 8 hours using Parkland formula. तो Parkland formula हमें पता होना चाहिए before calculation the fluid for the patient of burn. तो सबसे पहले इसके options देख लेते हैं. अब मैं Parkland formula बता रही हूँ आपको. Parkland formula is 4 ml into percentage of BSA into weight in kgs. ये जो वॉल्यूम आएगा टोटल ये ml में होगा और ये हमें 2 डिवाइडेड डोजेस में देना होगा, फर्स्ट 8 आवर्स एंड द नेक्स्ट 8 आवर्स. तो टोटल फर्स्ट 8 आवर्स एंड द नेक्स्ट 16 आवर्स. तो टोटल फ्लूइड इनटेक जो है उसको हम 2 भागों में हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे.
अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ BSA क्या है, बॉडी सरफेस एरिया, तो वो हमें रूल ऑफ 9 से पता चलेगा। रूल ऑफ 9 कहता है, जो मैंने इसमें पिक्चर में भी आपको दिखाया है, फेस हमारा 4.5% लेता है, देन एंटीरियर चेस्ट वॉल 9% हो जाएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी 9% हो जाएगा। आर्म्स के लिए हम 9+9 दोनों आर्म्स के लिए लेंगे तो 18% हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पे परसेंटेज है वो 40.5% होगा। तो 4 ml इंटू 40.5% इंटू वेट इन केजीज यानी 60, तो हमारा आंसर आएगा 9720 ml। ये टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 4860 ml हो जाएगा, जो 4.8 लीटर्स 86 लीटर्स होगा। तो ओवरऑल कैलकुलेशन में हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 4.9 लीटर्स के अराउंड हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्कलैंड फॉर्मूले से कैलकुलेशन। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कैलकुलेशंस को तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. A 60-year-old woman presents with severe drug-induced reaction. Within a few days, the skin begins to blister and peel off like flu-like symptoms. After flu-like symptoms, the offending drug was carbamazepine, Tegretol. On examination, extensive necrosis and detachment of the epidermis, which involves skin, mucosal surfaces, were assessed. Identify the condition of this patient. First is keloid, then B is dermatitis herpetiformis, then Stevens-Johnson syndrome, then herpes gestationis. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम है, जिसको SJSP बोलते हैं, और ये किसी ड्रग या मेडिकेशंस के से इनिशिएट होता है विद फ्लू लाइक सिम्टम्स, और स्किन में जो है ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है which involves genitalia, eyes and mouth। तो ये कंडीशन जो है SJS या स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 9. After receiving an intramuscular injection of penicillin in the gluteus maximus, a patient experiences dyspnea, weakness within the minutes. What other assessment findings suggest the patient is experiencing an anaphylactic reaction? Options हैं hypertension, wheezing, rash on the arm, feeling of impending doom। तो फर्स्ट हम देखते हैं हाइपरटेंशन विच इज नॉट एन एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन और सिम्टम। देन रैश ऑन द आर्म इज आल्सो नॉट द वन। देन सेकंड जो हमारा है वीजिंग, वीजिंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये होता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में। एंड द लास्ट वन फीलिंग ऑफ इम्पैक्ट विच इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग, जब पेशेंट अनईजी फील करता है और it's a sort of anxiety or uneasiness the patient feels which is totally subjective, तो वो हो सकता है एनाफाइलेटिक शॉक के दौरान। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ओनली 2 and 4 आर करेक्ट। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The given procedure in the image is performed for the patient with acute pericarditis. Preoperatively, also post-operatively, what complication should the nurse monitor for the patient? First is pneumonia, second is pneumothorax, third is myocardial infarction, then cerebrovascular accident. And the correct answer is pneumothorax. Pneumothorax हो सकता है क्योंकि हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन ज़िफिस्टर्नम प्रोसेस एंड costal margin with a 30 to 45 degree of angle towards the left mid clavicle. न्यूमोथोरेक्स एक कंडीशन है जिसमें जो एयर है वो लीक आउट होती है बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। तो अगर चेस्ट में कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण भी न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11. A mother brings her child in emergency department with complaints that her child has accidentally ingested something while she was busy in cooking. But clinical manifestation would be most suggestive that the poison was a corrosive product. So first आता है tinnitus, then disorientation and unresponsiveness, stupor, lethargy and coma, edema of the hips and lips and tongue.
And the correct answer is edema of the lips and tongue. अगर चाइल्ड ने कोई भी कोरोसिव प्रोडक्ट इंजेस्ट किया है तो सबसे पहले वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द लिप्स टंग एंड माउथ तो वहीं से अफेक्ट करेगा. तो ये जो है ऑप्शन डी edema of the lips and tongue is very correct. Coming on to the question number 12, the first aid nurse is handling a patient with an open wound on the right wrist which is bleeding profusely. As an immediate measure, the nurse has applied the direct pressure over the wound by using the sterile dressing, but the bleeding still continues. Identify the next measure which the nurse will perform to control the bleeding. And the options are application of tourniquet, apply indirect pressure over the pressure points, elevation of the affected limb above the heart level, and all of the above. And the correct answer is elevation of the affected limb above the heart level. Question number 13. Ramya is trainee nurse who works in a central sterile supply department, yani CSST. She developed an acute respiratory illness and is not responding to conventional therapies. Her physician suspects her illness is linked with the workplace exposure. What is the best place from where the nurse can obtain information regarding her potential workplace exposure? तो हमारे पास options हैं. Health record of department, material safety data sheets, material record department, and hospital information system. So what's the correct answer according to you? The correct answer is material safety data sheet. Question number 14. During a round, a nurse enters a patient's room and observes the patient attempting to read their ultrasonography report. The patient asks the nurse to provide the report's result, to which the nurse responds, according to this report, you have grade 2 liver enlargement and multiple calculi in the gallbladder. Which ethical principle the nurse adheres to the scenario? तो हमारे पास options हैं. Principle of fidelity, principle of veracity, principle of non-maleficence, and principle of autonomy. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी. प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी हम पेशेंट को करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग द ट्रूथ. तो हमें ट्रूथ बताना है पेशेंट को एंड ही हैज ऑल द राइट टू नो हिज मेडिकल कंडीशन. तो हम वो पेशेंट को बता सकते हैं. तो द नर्स इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी. Question number 15. A nurse is checking the clinical progress sheet of his patient in order to identify any new treatment to add it to the attending doctor after his morning clinical rounds. The nurse noticed that the doctor has mentioned the patient pulse as 3+ grade. Select the most appropriate statement which best describes the patient pulse. First is absent pulse. Second, B, barely palpable, easily obliterate. C, strong and bounding pulse. And D is normal pulse. And the answer is option D, normal pulse. फ्रेंड्स, जब हम पल्स कैलकुलेट करते हैं तो पल्स भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम ग्रेड करते हैं जो 0 to 4 तक जाती हैं. 0 का मतलब होता है 0 indicates no or no palpable pulse. 1+ indicating a faint, detectable pulse. 2+ suggesting a slightly more diminished pulse than normal, and 3+ is normal pulse, and 4+ is indicating the inbounding pulse. तो ये 0 से 4 हम ग्रेड देते हैं पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, and 3+ here is the normal pulse. So friends, thank you for watching my today's video. Please like, subscribe and comment for this video. एंड पार्ट 5 भी जल्दी आने वाला है. तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखिए. थैंक यू. बाय बाय.